हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस, जो कि सर्वनाम के प्रकार में 9वें नंबर पे आता है। यानी कि सर्वनाम का जो 9वां प्रकार होता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ग्रामर का कॉपी हमेशा आप अलग बना के रखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत ना हो। जब भी आप पढ़ने बैठे तो जो चीज़ आप ढूंढना चाहें वो आपको आसानी से मिल जाए, और आपको ऐसे भी जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने क्या पढ़ाया था वीडियो में, और आप जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। तो इसलिए ग्रामर का जब भी कॉपी बनाइएगा वो एक अलग बनाइएगा, तो आपको आसानी से एग्ज़ाम के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एग्ज़ाम के टाइम आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन देखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन। इसमें कहा जा रहा है कि ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन या प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन या प्रोनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। इसका हिंदी में जो परिभाषा होता है, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है वो हम आपको बताते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, यानी रिलेटिव सर्वनाम जो होता है, वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बदले में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम को, ये यहाँ पे आप समझ जाइए कि उस संज्ञा या सर्वनाम की पुनरुक्ति को रोकता है, और उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अपने से आगे आने वाले, कमिंग आफ्टर, अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तब आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस हम लिखते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है फुल स्टॉप लगाकर, दिस इज़ द बुक वाज गिवन टू मी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द बुक, आपको समझ में आ रहा है कि बुक जो है वो नाउन है, तो ये नाउन को यहाँ पे फिर से लिखा गया है फुल स्टॉप लगा के। यही चीज़ अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को लिख के उसके बाद लिखेंगे तो ये चीज़ हट जाएगा। यहाँ पे आपको कहा गया कि संज्ञा या सर्वनाम की पुनरुक्ति को रोकता है और अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है, यानी कि बाकी का सेंटेंस वही रहेगा और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा और उसके बाद ये चीज़ आपका हट जाएगा, यानी कि दोबारा संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। 2 सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वो कैसे होगा वो भी आप देख लीजिए कि दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। तो ये हो गया आपका 2 सेंटेंस एक ही में इंक्लूड, यानी कि 2 सेंटेंस आपस में मिल गए हैं, और यहाँ पे जो संज्ञा था बुक यानी कि नाउन है, तो ये दोबारा इसका यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे आपका दैट लग गया, दैट जो कि है ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा संज्ञा या सर्वनाम को नहीं लिखा गया है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस को लिख के उसके बाद आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को ये रोक दिया, यानी कि ये द बुक को दोबारा नहीं लिखा गया और बाकी का सेंटेंस वही है। तो इसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। वैसा वर्ड जो 2 सेंटेंस के बीच में लगकर या फिर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के आने वाले जो शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की पुनरुक्ति को रोक देता है और संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ देता है, यानी कि ये संज्ञा या सर्वनाम के बदले लिखा गया है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए अब इसका हिंदी में हम डेफिनेशन देख लेते हैं, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस कहते किसे हैं, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो ये है हिंदी में रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्यों में अपने से पहले प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम के बदले में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम की पुनरुक्ति को रोकता है। यहाँ आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे ये जो दैट लग गया है वो संज्ञा या सर्वनाम की पुनरुक्ति को रोक दिया है और उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। तो यहाँ पे ये तो संज्ञा या सर्वनाम के बदले लग गया, क्योंकि पहले ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा कि दोबारा द बुक लिखा था और उसके बाद ये दैट लग गया और बाकी का जो शब्द समूह था उससे ये जुड़ गया। तो दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो मुख्य होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं वो अब हम देख लेते हैं। ये हैं कुछ मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस: हु, होम, होज, विच, वाट और दैट। इनमें से जो हु है, होम है, होज है, विच है और वाट है, ये जो चारों 5 हैं, ये 5 जो हैं इनका यूज़ और भी तरह से होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप एक और चीज़ देख लीजिए कि जो हमने अभी सेंटेंस लिखा रिलेटिव प्रोनाउंस का, जो एग्जाम्पल लिया था हमने, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। तो यहाँ पे जो दैट है वो तो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया, ये आप समझ गए, रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया। लेकिन इसके पहले जो नाउन है या फिर अगर इसके पहले कोई प्रोनाउन होता उसे हम ग्रामेटिकल टर्म एंटीसीडेंट कहते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि ग्रामेटिकल टर्म एंटीसीडेंट जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसे कहते हैं। तो ये आपका नोट में आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ को समझ लेना है कि ग्रामेटिकल टर्म एंटीसीडेंट क्या है। तो दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। हम इस सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, द बुक आपका ग्रामेटिकल टर्म एंटीसीडेंट हो गया। तो आपने समझ ही लिया कि दैट जो हो गया वो रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया, जो कि आपका अपने से पहले आए नाउन यानी कि ये जो बुक है इसके रेपिटेशन को रोक दिया, यानी कि इसे रिपीट नहीं किया गया है, और नाउन का संबंध आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ देता है, यानी कि दैट जो है वो आगे आने वाले शब्द समूह से इस चीज़ को हटाकर खुद के साथ जोड़ दिया है। तो यहाँ तक तो इसकी बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे जो मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस हमने अभी ऊपर पढ़ा, हु, होम, होज, विच, वाट, इनका प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो है हु, होम, होज, विच, इन चारों का जो प्रयोग होता है, इन चारों का जो यूज़ होता है, इन चारों का वो कहाँ कहाँ होता है वो आप समझ लीजिए। इनका यूज़ होता है व्यक्तियों या हु, होम, होज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए। अभी हमने विच का नहीं बताया है और ना ही दैट का बताया है। तो विच और दैट का प्रयोग कहाँ होता है वो भी देख लीजिए। विच का प्रयोग होता है, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, तो निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है, जबकि दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है, जबकि दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या है कि जो मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है उनका यूज़ और कैसे होता है वो देखिए। तो सेकंड जो यूज़ है मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस का, वो उनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन जब ये सर्वनाम के रूप में
जब ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त रहते हैं तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनका यूज़ प्रश्न करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन अगर ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त रहेंगे तब हम इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। नहीं तो इसके अलावा ये और भी बहुत कुछ कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अलावा। तो वो कैसे कहलाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन किस स्थिति में ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम। हु आर यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका यूज़ पूछा जा रहा है हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पे आपका सर्वनाम है, आर तो आपका सहायक हो गया, तो ये आपका बता रहा है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। यहाँ पे यू सर्वनाम है और यहाँ इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गया। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अलावा और कुछ भी कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं वो हम समझते हैं। तो ये है कि अगर हुज, विच और वाट इनके ठीक बाद अगर कोई नाउन रहता है यानी कि संज्ञा रहता है तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। वो कैसे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, विच क्लास डू यू रीड इन, यहाँ पे विच के बाद नाउन है, विच के बाद नाउन है, तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम एडजेक्टिव का चैप्टर जब शुरू करेंगे तो उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले जो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रोनाउन का आखिरी जो है सबसे लास्ट प्रकार है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है जैसे हुज, विच और वाट, इनके ठीक बाद अगर कोई नाउन रहता है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब उनका यूज़ प्रश्न करने के लिए तो किया ही जाता है, क्योंकि हुज, विच और वाट इनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए ही होता है। लेकिन अगर उनके बाद नाउन भी रहेगा और वो सेंटेंस क्वेश्चन में रहता है, क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, वैसा सेंटेंस लिखाएगा, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आप कहीं भी सेंटेंस देखें तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस में कौन मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है, और जो मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आई हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।